सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले सेशन में हमने आपका हिंदी व्याकरण स्टार्ट किया था और हिंदी व्याकरण में हमने वाच्य पढ़ना शुरू किया था। वाच्य क्या होते हैं आप सभी को पता ही है कि जब किसी भी वाक्य में हमें बताया जाता है कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है कि कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। जब हमें पता चलता है किसी भी वाक्य में किस चीज की प्रधानता है, अर्थात जो क्रिया है वो किसके आधार पर परिवर्तित हुई है, इसे ही हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य को हमने पढ़ना शुरू किया था और इसके हमने भेदों के बारे में जाना था। इसके मैंने आपको 3 भेद बताए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रधानता किसकी है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। तो इसी के आधार पर मैंने आपको बताया कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हम कृतवाच्य तक कंप्लीट करके पढ़ चुके थे। आज हम आगे बढ़ेंगे, इसी अपने भाग को आगे लेकर जाएंगे। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले सेशन में भी बता चुकी हूँ कि वाच्य जो होते हैं ये हमारे जो हिंदी व्याकरण का भाग हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आता है, उसमें वाच्य से संबंधित 3 से 4 प्रश्न अवश्य ही आते हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये क्लास 10th में आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसमें एक मेन टॉपिक आता है वाच्य परिवर्तन। जब आप सारे वाच्य को पढ़ लेंगे उसके बाद वाच्य परिवर्तन करके जो टॉपिक आएगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जब तक आप इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे, वाच्य के भेदों को नहीं समझेंगे, तो आप वाच्य परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया केवल पढ़ने से सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको कॉपी में भी लिखना है और घर पर रिवाइज भी करना है। उससे संबंधित आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, जिससे आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हम पढ़ रहे हैं वाच्य, और अभी हमारी चल रही है क्लास 10th। ठीक है, वाच्य पढ़ रहे हैं और वाच्य के बारे में मैंने आपको बताया कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, अर्थात क्रिया जो है वो किसके आधार पर प्रयुक्त हुई है, क्रिया किसके आधार पर लिखी गई है, तो उसको ही हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य के 3 भेद मैंने आपको बताए थे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो ये 3 भेद हमने मैंने आप लोग को बताए थे। और पहला भेद हम इसका लेकर चले थे कृतवाच्य की, आखिर कृतवाच्य किसे कहते हैं। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने आप लोगों को वाच्य समझाए थे। सबसे पहले देखिए, कृतवाच्य को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जिन बच्चों ने पिछली बार क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी, जो बच्चे पिछली बार नहीं देख पाए थे, वो भी एक बार देख लेंगे और आप लोगों का भी एक बार रिवीजन हो जाएगा कि तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो कृतवाच्य को हम एक बार फिर से देखेंगे, क्या होते हैं कृतवाच्य। तो कृतवाच्य लेते हैं सबसे पहले। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिया के रूप से हमें पता चल जाएगा कि वाक्य में क्रिया किसके आधार पर प्रयुक्त हुई है। तो जिसके भी आधार पर क्रिया प्रयुक्त हुई होगी उसी का नाम यहाँ पर दिया जाएगा, अर्थात जिस वाक्य में
कर्ता के आधार पर क्रिया चेंज हुई होगी, कर्ता के आधार पर क्रिया प्रयुक्त की गई होगी, तो उसको हम कर्तृवाच्य कहेंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ कि इसमें क्रिया का सीधा संबंध जो है वो कर्ता से होता है। इस क्रिया में इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। ठीक है, सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। तो जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होगा तो कर्ता के ही, देखिए जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होगा तो कर्ता के ही लिंग, वचन, सारी चीजें वो भी कर्ता के अनुसार ही प्रयोग की गई होंगी। किसमें? क्रिया में। जब कर्ता से सीधा संबंध है तो कर्ता के अनुसार ही, अर्थात कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार ही क्रिया जो है वहां पर प्रयुक्त होगी। तो इस प्रकार जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा कही गई जो बात है उसका मुख्य विषय अगर कर्ता हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिसमें प्रयोग में, जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा कही गई कोई भी जो मुख्य बात होती है, उसका जो मुख्य विषय होता है, अगर वो विषय कर्ता है तो वहां पर कृतवाच्य होगा। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इसके बताए थे कि सोनल कपड़े सी रही है। सोनल कपड़े सी रही है। रोहन खाना खा रहा है। तो यहाँ पर रही है, रहा है, या लड़के, लड़कियां, बालक, बालिकाएं, कोई भी, जैसे एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उसी के आधार पर आपकी जो क्रिया है वो प्रयुक्त की जाएगी। अर्थात कर्ता के आधार पर जब क्रिया यहाँ पर प्रयुक्त होगी, कर्ता के आधार पर सेंटेंस जो है पूरी तरीके से लिखा जाएगा तो उसे हम कृतवाच्य कहेंगे। ये तो हो गया आपका पिछला, जो हमने पिछली क्लास में जो कृतवाच्य पढ़ा था उसका उसका हमने रिवीजन किया। आगे बढ़ेंगे कर्म वाच्य। तो जो दूसरा इसका भाग है, दूसरा भेद है, वो है कर्म वाच्य। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब कर्मवाच्य में देखिए, पहले वाले में क्या था कि क्रिया का सीधा संबंध किससे था? कर्ता से था। अर्थात वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है वो कर्ता के आधार पर प्रयुक्त की गई थी। अर्थात कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर ही उसमें परिवर्तन लाया गया था, उसमें चेंजेस किए गए थे। तो अब कर्मवाच्य की बात की गई है तो इसमें क्रिया का जो संबंध होता है वो सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। अर्थात जब क्रिया का सीधा संबंध कर्म से है तो कर्म की यहाँ पर प्रधानता मानी गई है। ठीक है, इस यहाँ पर कर्म प्रधान है। तो कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म कर्ता की स्थिति में होता है। अर्थात जहां पर कर्म प्रधान होगा, जहां पर कर्म प्रधान होगा वो कर्म ही कर्ता की स्थिति में होगा। कि आप देखेंगे, अगर मैं
मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर पढ़ने को ज्यादा अहमियत दी गई है, अर्थात कर्म को ज्यादा अहमियत दी गई है कि मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो कर्म जहां पर प्रधान होगा बच्चों, वहां पर क्या है कि कर्म ही कर्ता की स्थिति में होगा, अर्थात कर्म को ही हम कर्ता के रूप में लेंगे और क्रिया का जो रूप है वो कर्म के अनुसार ही परिवर्तित होगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं कि क्रिया का संबंध कर्म से होता है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म की प्रधानता है और कर्म ही कर्ता के आधार पर यहाँ पर लिखा गया है, कर्म ही कर्ता की स्थिति में है, तो इसीलिए क्रिया का जो रूप है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित होगा। ठीक है, परिवर्तित होता है और कर्म के लिंग, अब यहाँ पर क्योंकि कर्म की प्रधानता है, क्रिया जो है, क्रिया का जो सीधा संबंध है वो कर्म से है और क्रिया ही कर्ता के रूप में है, तो कर्म के लिंग वचन पुरुष, कर्म के ही लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। देखिए क्या कहा है कि क्रिया का, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे शुरू से, क्रिया का संबंध कर्म से होता है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्रिया के लिंग रूप वचन लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही, कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही क्रिया में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो वहां पर कर्ता की प्रधानता थी, तो कर्ता की प्रधानता होने के कारण वहां पर कर्म का होना आवश्यक नहीं था, क्योंकि वहां पे मैं डायरेक्ट आपको कह सकती हूँ रोहन लिख रहा है, मोहन गा रहा है, सीता नाच रही है, या सोनल सिल रही है, या मैं पढ़ रही हूं, मैं लिख रही हूं। तो यहाँ पर कर्म क्योंकि कर्ता प्रधान है, क्रिया जो है वो कर्म के आधार पर कर्ता के आधार पर चेंज हो रही है, कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो रही है, तो वहां पर कर्म का होना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं होता है। कर्म बहुत मतलब अधिकतर सेंटेंसेस में, ज्यादातर वाक्यों में कर्म उपस्थित नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये कर्मवाच्य है और यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध जो है वो कर्म के साथ होता है और कर्म के अनुसार ही, कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही क्रिया में परिवर्तन होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो क्रिया है वो सकर्मक होती है। तो ये इसमें क्रिया क्या होती है, इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक
होती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर कर्मवाच्य है तो सकर्मक क्रिया यहाँ पर होगी। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, उदाहरणों से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। और इसको समझने का एक और तरीका है। पहले आप इस तरीके को समझिए, फिर हम आपको एक और तरीका बताएंगे। बिल्कुल भी किसी में भी कंफ्यूज नहीं होना है। रवि से भोजन किया जाता है। मोहन के द्वारा लिखा जाता है। राधा द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो यहाँ पर नानी द्वारा, तो नानी कर्ता हो गई, उनके द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो कहानी सुनाए जाने को यहाँ पर हमने महत्व दिया है कि कहानी सुनाना क्या है, कहानी सुनाना यहाँ पर प्रधान है। तो उसी के आधार पर जो क्रिया है वो यहाँ पर प्रयुक्त की गई है, अर्थात कहानी जो है वो एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल क्रिया उसी के अनुसार यहाँ पर परिवर्तित हुई है, सुनाई जाती है। रवि से भोजन किया जाता है। रवि से भोजन किया जाता है, तो भोजन करने को महत्व दिया गया है। भोजन करने को महत्व दिया गया है। भोजन किया जाता है, तो किया जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रवि से भोजन किया जाता है। तो भोजन किया जाना क्या है, भोजन किया जाना आपका यहाँ पर क्रिया जो है वो भोजन करने के आधार पर परिवर्तित की गई है। भोजन करने को हमने यहाँ पर प्रधान माना है। अगला सेंटेंस है मोहन के द्वारा लिखा जाता है। लिखना यहाँ पर प्रधान है, अर्थात कर्म प्रधान है। राधा द्वारा नृत्य किया जाता है। नृत्य करना जो है वो प्रधान है। राधा के द्वारा नृत्य किया जाता है। तो बच्चों हमने वाच्य जो है वो पढ़े और वाच्य में हमने आज कर्म वाच्य को समझा। तो कर्म वाच्य में हमने क्या जाना कि जहां पर कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्म वाच्य हम कहते हैं, अर्थात उसमें वाक्य में क्रिया जो है वो कर्म के आधार पर प्रयुक्त की जाती है और उसी के आधार पर परिवर्तित होती है, अर्थात कर्म के लिंग वचन पुरुष के आधार पर क्रिया जो है प्रयुक्त की जाती है। तो इसी टॉपिक को हम अगले जो सेशन हमारा होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। भाववाच्य हम पढ़ेंगे और इस पार्ट से जुड़े हुए बहुत सारे जो एक्सरसाइज है, अभ्यास के प्रश्न हैं, उन्हें भी हम करेंगे। आज जो हमने पढ़ा, इससे पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा, आप उसको सबको एक बार रिवाइज कीजिए। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।